हेलो गाइस। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों आइए हम सभी अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रीट 2025 यानी फरवरी में जो होने वाला पेपर है, अब तो दोस्तों दो डेट इसकी डिसाइड हो गई। पहले 27 फरवरी को होने वाला था, अब 27 और 28 दोनों को होगा। जिसमें दोस्तों 27 को प्राइमरी जूनियर दोनों होगा और 28 को प्राइमरी का होगा। तो दोस्तों सीडीपी में जो जीन पियाजे संज्ञानवादी व्यवहारवादी तो ज़्यादा हैं दोस्तों इसमें, सीडीपी में प्राइमरी जूनियर दोनों में। लेकिन संज्ञानवादी भी दोस्तों आपके सिलेबस में दिया गया है, तो मतलब जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की ये सब इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों आज जीन पियाजे की बात करने जा रहे हैं। भाई जीन पियाजे मतलब क्या इन्होंने बताया है, क्या रोल है। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने एनसीआर 2005 और 7 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ था सीडीपी 30 प्रश्नों की बात कर ली है दोस्तों। तो इसमें जो टॉपिक है दोस्तों जीन पियाजे उसकी बात करने जा रहे हैं। तो जीन पियाजे दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं, संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं। और जो दोस्तों इनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस है। अगर आप लोगों ने दोस्तों सीटेट का पेपर दिया होगा इस बार, तो जीन पियाजे से भर भर के क्वेश्चन आए थे। हालांकि रीट में उतना विशेष रोल नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और फिर दूसरी पुस्तक है दोस्तों इनकी लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड, 1952 में प्रकाशित हुई थी। लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड। और ये भैया जीन पियाजे हैं कहाँ के? तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर है दोस्तों जो इन्होंने प्रयोग किया था, मतलब जो प्रयोग किया था वो अपने बालकों पर किया था दोस्तों इन्होंने। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों संज्ञानात्मक विकास जो प्रतिपादक हैं, इसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है वो भी दोस्तों देखते हैं। तो भैया इसे विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को निर्माण और खोज के सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों इसे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। और अवस्थाओं के सिद्धांत भी कहा जाता है, अवस्थाओं के सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों जीन पियाजे ने जो बालक की जो दोस्तों सोचने समझने और कार्य करने की, या उसको किस उम्र में कैसे करेगा, वो अवस्थाओं में दोस्तों उन्होंने बताया है। अभी आगे देखते हैं दोस्तों कैसे क्या है सब। तो फिर देखते हैं दोस्तों संज्ञान है। भाई संज्ञान होता क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो इन्होंने दिया, लेकिन इसमें संज्ञानात्मक या संज्ञान होता क्या है दोस्तों, जिसे कॉग्निटिव कहते हैं। दोस्तों मानसिक प्रक्रियाओं का समूह जो ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है, जैसे चिंतन, कल्पना, स्मरण आदि। मीन्स दोस्तों हमारे मस्तिष्क में जो सोचने समझने की क्षमता है, लोगों से बात करने का तरीका है, ये जो इसका निर्धारण होता है वो संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान की प्रक्रिया के तहत ही होता है दोस्तों। जैसा यहाँ पर तो परिभाषा लिखी हुई दोस्तों, मानसिक प्रक्रियाओं का समूह जो ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है, उसे चिंतन, जैसे चिंतन, कल्पना, स्मरण, तो इसे संज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों इन्होंने जो मुख्य शब्द दिए भाई कि स्कीमा क्या है, और दोस्तों जैसे बताया कि आत्मसात्करण क्या है, तो इस पे बात होगी दोस्तों। एक मिनट ये आ जाए थोड़ा सा इधर, बस। तो दोस्तों स्कीमा को ही प्रारूप कहते हैं, मंतव्य कहा जाता है, अवधारणा कहा जाता है। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट इसको। तो इंग्लिश वाला आप ध्यान रखिएगा। लेकिन स्कीमा है, स्कीम्स है, इसमें दो चीज़ें हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है भाई? और ये इन्हीं के शब्द हैं दोस्तों। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि स्कीमा किसने दिया, स्कीमा में क्या होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि स्कीमा क्या है भाई, प्रारूप क्या है, मंतव्य क्या है, उदाहरण क्या है। हालांकि ये सब एक ही नाम है। ऑब्लिक लगा तो मतलब अथवा इसको प्रारूप भी कहते हैं, मंतव्य भी कहते हैं, अवधारणा भी कहते हैं। तो ये सूचना या जानकारी के छोटे छोटे पैकेट जो बालक मस्तिष्क में संग्रहित करता है, स्कीमा कहलाता है। मीन्स दोस्तों सूचना क्या मतलब, वो जैसे न्यूज़पेपर है या कोई भी उसे कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा, वहाँ पर जो जानकारी ले रहा, उसे दोस्तों जैसे बहुत बड़ी चीज़ है तो उसे छोटे छोटे मतलब डिवाइड करके जो अपने मस्तिष्क में सेव कर लेता है, संरक्षित कर लेता है, या
अपने मस्तिष्क में सेव उसे इकट्ठा कर लेता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं भैया। अब स्कीम्स इन्हीं का शब्द है दोस्तों, स्कीमा हो गया, स्कीम्स इसी से संबंधित है। तो स्कीम्स किसे कहते हैं? उन्हीं जानकारियों को क्रमबद्ध, ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, क्रमबद्ध व व्यवस्थित ढंग से रखने की प्रक्रिया। भाई स्कीमा क्या है? आपने जानकारी रख ली अपने मस्तिष्क में छोटे छोटे पैकेट में। अब इसको क्या क्रम होगा, इसका कैसे होगा व्यवस्थित? क्या व्यवस्थित ऐसे उल्टा सीधा नहीं, इसका उन्हीं जान मतलब क्रमबद्ध एक सीरियल होना चाहिए। वन टू मतलब कैसे क्या है, जैसे टू की टेबल है तो आपको दोस्तों सबसे पहले टू की टेबल बच्चों को सिखाई जाती है, फिर थ्री की। ये नहीं कि पहले फोर्थ फाइव, तो एक क्रमबद्ध होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये है स्कीम्स दोस्तों, उदाहरण देखिए मैंने बताया ताकि समझ में आ जाए। अब भैया नेक्स्ट पॉइंट है अनुकूलन, इन्हीं का दिया हुआ शब्द है दोस्तों अनुकूलन। अनुकूलन क्या है दोस्तों, ये कितने प्रकार का होता है, ये सब क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया है अनुकूलन कहलाती है। मीन्स दोस्तों वातावरण वरण के मतलब क्या है, यहाँ शैक्षिक दृष्टि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई तो जैसे दोस्तों बच्चा घर में है, अब घर में दूसरे तरह व्यवहार करता है, दूसरे तरह बात करता है। स्कूल गया तो वहाँ कैसे व्यवहार करता है, तो भाई स्कूल गया तो वहाँ पर स्कूल के अनुसार ढल गया, हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल के हिसाब से ढल गया, दोस्तों के साथ रह रहा तो उनके तरीके से बात कर रहा, घर है मम्मी पापा के साथ दूसरे तरीके से बात कर रहा। तो भैया यही है वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाता है। मीन्स जैसे वहाँ पर उन्हीं के अनुसार ढल जा रहा क्या माहौल है, तो यही अनुकूलन कहलाता है दोस्तों। और ऐसे देखें तो भाई ठंडी आई तो ठंडी में लोग उस तरह अपने कपड़े सब चीज़ें बदल लेते हैं। हालाँकि इससे इसका मतलब नहीं है दोस्तों, शैक्षिक दृष्टि से इसका मतलब है। तो भैया ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है अनुकूलन। एक है दोस्तों आत्मसातकरण और दूसरा है समायोजन। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एसिमिलेशन और समायोजन कहते हैं एकोमोडेशन। तो आत्मसातकरण क्या है भैया? पूर्व ज्ञान में वातावरण से प्राप्त नवीन ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान का मतलब हुआ दोस्तों, पहले देख लेते हैं परिभाषा। नवीन ज्ञान को जोड़ना या समन्वित करना ही आत्मसात्करण कहलाता है। अब यहाँ पर पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है भाई? पूर्व ज्ञान का मतलब मान लीजिए जैसे कोई छात्र है या कोई बालक या कोई व्यक्ति है, पहले बाइक साइकिल चलाना जानता था, अब दोस्तों वो बाइक चलाना सीख रहा। तो दोस्तों पूर्व में उसके जो दिमाग में थी बात, तो वो साइकिल वाली थी। अब उसने बाइक चलाना सीख लिया, तो उसमें जोड़ लिया दोस्तों, तो वो जल्दी सीख गए। तो यही है आत्मसातकरण। और दूसरा उदाहरण जैसे आप समझे दोस्तों, इसका जैसे दूसरा उदाहरण है भाई, जैसे छोटे बच्चे हैं मान लीजिए आपने उसे एक कुत्ता दिखाया, कुत्ता घर में है, तो कुत्ता देख रहा है वो। अब वो बाहर निकला सड़क पे, उसने घोड़ा देखा या कोई जानवर देखा, गाय देखा, तो उसने कहा देखो ये कुत्ता है। तो अभी वो अंतर तो नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि वो जैसा पूर्व ज्ञान में है उसको देख रहा, भाई 4 पैर है, पूँछ है, मुँह है, तो वही बता दे रहा। तो पूर्व ज्ञान में प्राप्त व पूर्व ज्ञान में वातावरण से प्राप्त नवीन ज्ञान को जोड़ना या समन्वित, जोड़ना ही दोस्तों समन्वित करना कहते हैं, तो आत्मसात्करण कहलाता है। अब समायोजन क्या है? दोस्तों नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना ही समायोजन। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर केवल जोड़ ले रहा था, हाँ भाई ये भी कुत्ता है, घोड़े को भी कुत्ता बोल रहे दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पर अंतर कर ले रहा कि नवीन ज्ञान के आधार पर, मतलब जो नया ज्ञान मौजूदा आया भाई, कि ये नहीं, उसको बता दिया कि ये गाय है, तो वो समझ गया कि हाँ वो कुत्ता था। नवीन ज्ञान गाय, अब पुराना जान गया कि वो कुत्ता है। तो नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना, पहले कुत्ता जानता था अब गाय को जान गया, तो परिवर्तन कर लिया उसने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं भैया। जो अगला पॉइंट है साम्य धारण है। साम्य धारण इक्विलिब्रेशन कहते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में, इक्विलिब्रेशन। तो ये क्या हुआ दोस्तों, साम्य धारण क्या है? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान। मैंने बताया दोस्तों पूर्व ज्ञान जैसे मान लीजिए जैसे मैथ है, पहले एक गिनती सिखाई जाती है, पूर्व ज्ञान है। नवीन ज्ञान है उस पे आधारित सवाल या टेबल पहाड़ा याद कराया जाता है। तो पूर्व ज्ञान हुआ संख्या, नंबर, अंक 1 2 3 4 5। नवीन ज्ञान हुआ टेबल के मध्य जब संतुलन स्थापित कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को साम्य धारण कहते हैं। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया को ही साम्य धारण कहते हैं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है समावेशन। क्या है भैया? इंक्लूजन। समावेशी शिक्षा खूब आपने सुना होगा दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन। एनसीईआरटी ने बहुत जोर दिया विशेष इस पे कि भैया इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पर लागू की जाए।
मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाए, इसको खत्म ना किया जाए। इस पे दोस्तों बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है और क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं दोस्तों इस पे। तो समावेशन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करना ही समावेशन कहलाता है। संज्ञानात्मक संरचना क्या हुआ, मैंने बताया दोस्तों, जैसे आप कुत्ता, वो घोड़ा वाला एग्जाम्पल, तो भाई कुत्ता पहले जानता था, अब वो बता दिया गया कि, या जान गया शिक्षक द्वारा या किसी द्वारा बताया गया कि ये नहीं, कुत्ता नहीं घोड़ा है, तो उसमें उसने संशोधन कर लिया। तो यही दोस्तों समावेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। ये दोस्तों डायरेक्ट वर्ड आ जाते हैं सीटेट में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सीटेट में तो भैया इनसे डायरेक्ट वर्ड आ जाता है, समावेशन क्या है, मतलब समावेशन किसने दिया, इन पे बना के क्वेश्चन आता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। जीन पियाजे के कथन क्या है, इन्होंने क्या क्या कहा है भाई। तो भैया इन्होंने कहा बच्चों के बारे में, विशेष तौर पर यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है दोस्तों, विशेष तौर पर, लेकिन मैंने उदाहरण देके वो समझाया तो उसमें कुछ लोगों को ऐड कर लिया। यहाँ पर बच्चों की ही विशेष बात की गई है। तो विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। जो विकास होता है दोस्तों बच्चों को, वो नकल पर नहीं होता। नकल को अनुकरण भी कहते हैं दोस्तों, अनुकरण। तो मतलब वो नकल पर ना आधारित कर पाना, मतलब नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। मीन जैसे उसने देखा, बच्चे ने देखा कि मम्मी चाय बना रही, या मान लीजिए उसने कोई अन्य क्रिया देखा, तो वो उस पर नकल नहीं, उसको क्रिया करेगा, उसको वही चीज़ दोहराए, खुद करेगा, प्रयोग करेगा। तो यही बात है दोस्तों, नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। फिर दूसरा पॉइंट है, बालक सक्रिय वातावरण में ज्ञान का निर्माण स्वयं से करता है। सक्रिय वातावरण का क्या मतलब हुआ दोस्तों, सकारात्मक वातावरण, अच्छा माहौल, परिवेश अच्छा हो दोस्तों, तो वहाँ पर ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा बालक। फिर दोस्तों इन्होंने बताया कि बालक भैया स्वयं में वैज्ञानिक होते हैं। ये दोस्तों उन्हीं कथन है कि बालक सक्रिय वातावरण में ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बालक स्वयं में खुद में वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों, इन्होंने कहा जीन पियाजे ने। जीन पियाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सीटेट की दृष्टि से अगर देखा जाए, और रीट में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में इन्होंने दे रखा है तो जरूर क्वेश्चन बनेंगे, जाहिर सी बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों जैसे वर्ड जो इन्होंने बताए, शब्द दिए हैं, बिंदु जो बताएं, स्कीमा क्या है, अनुकूलन क्या है, आत्म सात्करण क्या है, समायोजन क्या है, इन सब पे बेस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या है आगे। जीन पियाजे की अवस्थाएं भैया, इन्होंने दोस्तों 4 अवस्थाएं बताई हैं। जैसे पहली अवस्था है भैया इंद्रिय जनित को भैया संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। इंद्रिय जनित को संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं भैया। फिर दूसरी ये होती क्या है, उम्र क्या इन्होंने बताई दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष। एक मिनट दोस्तों, आ गए। तो इन्होंने जो उम्र बताई है इसकी दोस्तों, कि जन्म से 2 वर्ष है भाई। इंद्रिय जनित या संवेदी गामक अवस्था भी इसे कहते हैं। तो इन्होंने उम्र बताई है 2 वर्ष। अभी इसके बारे में दोस्तों आगे बात करते हैं, अभी देखते हैं, नहीं क्लास बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। फिर दूसरा पॉइंट, पूर्व प्राक अंतःप्रग संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है। इसमें दोस्तों 2 से 7 वर्ष है दोस्तों, ये उम्र जो इन्होंने बताई है 2 से 7 वर्ष है। फिर तीसरी जो अवस्था इन्होंने बताई है दोस्तों, मूर्त, मूर्त नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मूर्त होगा, मूर्त, मूर्त हो जाएगा दोस्तों, मूर्त। अनौपचारिक, ठोस, वैचारिक, कंक्रीट, संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ये दोस्तों सब एक ही है, कहीं अनौपचारिक लिखा रहेगा, कहीं ठोस अवस्था लिखा रहेगा, कहीं वैचारिक अवस्था, कहीं कंक्रीट, कहीं संक्रियात्मक, और ये सब दोस्तों। तो इसमें कन्फ्यूजन जो होता है, इसके लिए मतलब जितने वर्ड अभी तक पूछे गए हैं मैंने सभी को लिख दिया गया, मूर्त, अनौपचारिक, ठोस, वैचारिक, कंक्रीट, संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। पहली जन्म से 2 वर्ष, दूसरी 2 से 7 वर्ष, तीसरी 7 से 11, इंद्रियजनित संवेदी गामक, पूर्व प्रांग अंतःप्रग संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त, अनौपचारिक, ठोस, वैचारिक, कंक्रीट, संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 तीसरी अवस्था। फिर दोस्तों चौथी अवस्था देखते हैं इनकी। चौथी अवस्था भैया अमूर्त, औपचारिक, रूपात्मक, रूपबद्ध, संक्रियात्मक अवस्था है। इसकी उम्र होती है 11 से 15 या फिर 11 से ऊपर दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, इसको इंग्लिश में दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं,
फॉर्मल, यहाँ पर लिख नहीं जाएगा दोस्तों, इसमें ऑपरेशनल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं दोस्तों अमूर्त, औपचारिक, रूपात्मक, रूपबद्ध, संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या 11 से ऊपर। अब भाई पहली अवस्था की बात कर लेते हैं कि इंद्रिय जनित संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष है, ये होती क्या है। तो भैया पहली बात जान लीजिए, जो इंद्रिय जनित है इसमें आँख, नाक, कान ये सब आता है। ये सब इसमें बताया गया कि ये सब सक्रिय होता है, इनके माध्यम से बालक सीखता है, इनका प्रयोग करके बालक सीखता है। आँख, नाक, कान, जीभ ये सब हो गए दोस्तों। तो इस अवस्था में जो पहला बिंदु है दोस्तों, इस अवस्था में बालक ज्ञान ग्रहण अपने ज्ञानेंद्रियों के आधार पर करता है। मैंने बताया दोस्तों ज्ञानेंद्रिया क्या है, जीभ है, आँख है, नाक है, कान है, ये सब दोस्तों ज्ञानेंद्रिया के अंतर्गत आती हैं कि ज्ञानेंद्रियों के आधार पर करता है। फिर दूसरा पॉइंट दोस्तों, बालक प्रकाश के प्रति सचेत होने लगता है। सचेत का मतलब दोस्तों उसको जानने की कोशिश करता है या उसको समझने की कोशिश करता है। प्रकाश, क्योंकि दोस्तों प्रकाश भाई घर में लाइट जल रही है, बाहर तो सूर्य भगवान रोशनी है, तो इसके प्रति सचेत होने लगता है कि भाई ये है क्या, फिर रात में अंधेरा है, तो इसके प्रति सचेत होने लगता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। दूसरी अवस्था है भाई, दूसरी अवस्था है पूर्व प्राक, अंतःप्रक, संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसकी जो उम्र है 207 वर्ष बताई गई है। अब इसमें क्या है भैया, नई सूचना अथवा विचारों के आधार पर भाषा का निर्माण करता है। मतलब दोस्तों नई सूचना अथवा विचारों, जैसे बालक 207 वर्ष है, जन्म से 2 में था तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अब 207 में बढ़ा, उम्र बढ़ी, विद्यालय जाने की उम्र हो गई, विद्यालय जाने लगा, तो वहाँ पर दोस्तों जो नई सूचना मिल रही, विचार जो मिल रहे हैं, तो उसके आधार पर भाषा का निर्माण करता है। आकार तथा आकृति के आधार पर वस्तुओं को पहचानने लगता है दोस्तों, आकार तथा आकृति के आधार पर वस्तुओं को पहचानने लगता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। आकार तथा आकृति के आधार पर वस्तु कैसे, दोस्तों इसको समझ लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए आकार तथा आकृति, जैसे मैंने वही कुत्ता और घोड़ा वाला एग्जांपल बताया, तो दोस्तों ये आकार फिर यहाँ पर समझने लगता है कि उसका साइज छोटा है और वो दोस्तों ये बड़ा है, तो उसके आधार पर ये अंतर करने लगता है, पहचानने लगता है। दोस्तों इसकी इंग्लिश हो जाएगी, एक मिनट, प्री ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट साइड चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों तीसरा पॉइंट है उसी में भैया, यहाँ पर वस्तु स्थायित्व, एक मिनट दोस्तों आगे बढ़ गए, ये वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ पर मिस्टेक से लिख गया है, ये गलत है। ये पहली अवस्था में ही बच्चा करने लगता है, ये पहली अवस्था में ही होगा, इंद्रिय जनित संवेदी गामक अवस्था में ही बालक इस गुण को प्रदर्शित करने लगता है। लेकिन कई किताब में आपको ये भी देखने लगे को मिलेगा दूसरी अवस्था में, लेकिन एनसीईआरटी ने स्पष्ट तौर पे बताया भैया ये पहली अवस्था में ही ये गुण होता है कि इंद्रिय जनित संवेदी गामक अवस्था में जन्म से 2 वर्ष में ही वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है, पहली अवस्था में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाई मिस्टेक मुझसे ये टाइप हो गया है दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये इंद्रिय जनित संवेदी गामक अवस्था में ही वस्तु स्थायित्व का गुण देखने को मिलता है, पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में नहीं। अब ये वस्तु स्थायित्व है क्या, तो दोस्तों किसी वस्तु के प्रत्यक्ष रूप से सामने न होने पर भी उसका प्रतिबिंब मस्तिष्क में बना रहना। मतलब दोस्तों क्या हुआ इसका कि भाई जैसे उसने देख लिया, भाई मान लीजिए कोई खिलौना है, आप देख लिया, आपने, ये जन्म से 2 वर्ष पहली अवस्था की बात हो रही दोस्तों, अब उसको आपने छिपा लिया, तो दोस्तों उसके मस्तिष्क में उसकी छवि बनी है, वो उसी को ढूंढेगा, किसी दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसी को ढूंढेगा। मतलब किसी वस्तु के प्रत्यक्ष मतलब सामने दिखाई न दे, फिर भी उसके मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब बना रहता है, यही हुआ। खिलौना आपने छिपा दिया, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वो छवि बनी है कि हाँ ये खिलौना है, मेरा इन्होंने चुराया है, जहाँ रखेंगे आप वहीं जाकर तुरंत ढूंढेगा दोस्तों उसको। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप सभी। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर मैंने बताया वो पहली अवस्था में आएगा वस्तु स्थायित्व। अब यहाँ पर दूसरा इन्होंने बताया है कि भैया सजीव जीवात्मा है, सजीव हुआ, जीव हुआ, सजीव चिंतन का सिद्धांत इन्होंने बताया। अब इसमें क्या है भैया, ये दूसरी अवस्था की बात हो रही दोस्तों, पूर्व प्राक, अंतःप्रक, संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये उसकी अवस्था में बात हो रही। भैया निर्जीव वस्तुओं के साथ भी सजीव वस्तुओं के जैसा व्यवहार करता है। जैसे कोई लड़की है, मान लीजिए छोटी बच्ची है, वो गुड़िया को कहती है मम्मी
ये तो क्वेश्चन ही पूरा सीटेट में आएगा है दोस्तों। ये ऐसा जो मैंने बताने जा रहा हूँ कि भाई वो बोलती मम्मी मम्मी मेरी गुड़िया भूखी है, उसे भी खाना खिलाओ ना। लड़का है गुड्डा से खेल रहा, वो भी सेम प्रक्रिया कर रहा कि मेरे गुड्डे को मत मारो, ये करो। तो वो निर्जीव को सजीव समझने लगता है। घोड़ा है, घोड़े के ऊपर बैठ के बच्चा खेल रहा, कह रहा कि हटो हटो मेरी गाड़ी आ रही, चढ़ जाएगी। तो दोस्तों उन निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। या झाड़ू को बीच में फंसा कर, दोस्तों देखा होगा आपने सभी ने गाँव में, उसमें बच्चे खेलते हैं, उसको सजीव मानते हैं। गाड़ी आ रही, हट जाइए। टायर है दोस्तों, साइकिल का टायर है, उसको चलाते हैं, उसको सजीव मानते हैं। ये 2 से 7 वर्ष के बीच में हो रही सब घटनाएँ दोस्तों, दूसरी अवस्था में। निर्जीव को सजीव। उदाहरण मैंने काफ़ी बताए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों दूसरी ही अवस्था की बात हो रही है भाई यहाँ। दूसरी ही अवस्था की बात हो रही है, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 से 7 वर्ष दूसरी अवस्था है, 7 से 11 तीसरी, चौथी अवस्था है 11 से ऊपर दोस्तों, 11 से 15, 11 से ऊपर। अहम केंद्रिता, स्व केंद्रण, मैं की भावना आ जाती है बालक के अंदर। अब भाई अहम केंद्रिता, स्व केंद्रण ये सब है क्या? मतलब ऑब्लिक का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अहम केंद्रिता को ही स्व केंद्रण भी कहते हैं, मैं की भावना भी कहते हैं। इनके क्वेश्चन में इतना सीटेट में घुमा फिरा के आता है कि मतलब इंग्लिश अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों है क्या, बालक अपने आप को मुख्य समझने लगता है। मतलब वो अपने आप को मुख्य, वो जो बात कहे वो होनी चाहिए। फिर है दोस्तों जीन पियाजे की 3 प्रबल समस्याएं अहम केंद्रता पर आधारित हैं। वो 3 समस्या हैं क्या, लंबाई, मुद्रा, समय, भार, दूरी आदि को जानने लगता है। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पर मुख्य समझने लगता है, इसका मतलब क्या है भाई? मुख्य का मतलब जैसे उसने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या ग्रुप्स बनाने लगता है दोस्तों उस, तो वहाँ पर वो अपनी ही बात रखना चाहता है, अपने को ही सर्वोच्च समझता है, प्रथम समझता है कि नहीं मेरी बात मानी ही जाए। मेले में गया, जिद करने लगा, नहीं मुझे खिलौना चाहिए। मतलब वो अपनी ही बात मनवाना चाहता है। तो अहम केंद्रिता, सामने वाले की बात ही नहीं सुनता, वो क्या कह रहा है, पैसे हैं या कोई मतलब नहीं उसे, उसे उसका उसको सामान चाहिए तो चाहिए दोस्तों। ये हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों उसी दूसरी अवस्था में ही है कि जैसे 3 प्रबल समस्याएं इनकी बताई गई हैं, लंबाई, मुद्रा, समय, भार, ये सब है दोस्तों। तो ये सब दोस्तों जानने लगता है, लेकिन इसके पीछे की अवधारणा को नहीं जानता। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, उसी बेस पे मैं आपको बता देता हूँ। इनके उसमें एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसी बेस में 2 गिलास में जूस रखा गया है। एक गिलास लंबा पतला है और दूसरा मतलब लंबा है और जगह कम है दोस्तों उसमें। भाई लंबा होगा तो जगह कम होगी। एक गिलास चौड़ा है, दोनों में बराबर जूस है, लेकिन बच्चा लंबे वाले को लेता है, वो समझता है कि इसमें ज़्यादा है। वो जान रहा दोस्तों, लेकिन मतलब ये चीज़ जानने लगता है कि ज़्यादा है इसमें, ज़्यादा कम, लेकिन इसके पीछे का उदाहरण को नहीं जानता कि भैया गिलास की चौड़ाई इसमें ज़्यादा है और उसमें लंबाई ज़्यादा है, तो बराबर है, बराबर ही है। तो इसके पीछे का उदाहरण को नहीं जानता दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। मतलब आगे है दोस्तों, प्रतीकात्मक खेलों का विकास। प्रतीकात्मक खेलों से अभिप्राय है दोस्तों, अपलटावी, अविलोमता, अनुत्क्रमणीयता, दोनों दिशाओं से नहीं सोच पाता। मतलब दोस्तों क्या हुआ इसका, प्रतीकात्मक खेलों के विकास से मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि भाई अभी मैंने बताया वो उदाहरण इसी में का है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 2 चीज़ें आपने दी, गिलास में जूस दिया आपने, तो ज़्यादा कम तो जान रहा है, लेकिन इसके पीछे की अवधारणा नहीं जानता, मतलब इसको दूसरे रूप में नहीं देखता। जैसे मान लीजिए आपने 5 लिखा दोस्तों। अब आपने क्या किया, 5 है यहाँ। अब देखिए दोस्तों, अब इसको 8 कर दिया। अब वो बच्चा पीछे का उदाहरण को नहीं जान पाया कि भैया आपने 5 लिखा था, अब इसको केवल मिला दिया 8। वो ये चीज़ नहीं जान पाया। मतलब दोनों तरफ से नहीं सोच पाता, अपलटावी नहीं हो पाता दोस्तों, अविलोमता मतलब दोनों दिशाओं से नहीं सोच पाता। उम्मीद है आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। फिर एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए भाई ये 2 है, 2 लिखा है, आपने इसको ऐसे कर दिया, 3 बन गया। या बी है दोस्तों, आपने इसको जोड़ दिया या इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, 8 हो गया। तो ये कैसे बना वो जान नहीं पा रहा दोस्तों। ये चीज़ देख रहा कि भाई 8 बना, लेकिन इसके पीछे की अवधारणा को दोनों दिशाओं से नहीं सोच पा रहा। अभी आगे और क्लियर होगा दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तीसरी अवस्था है भाई मूर्त, अनौपचारिक, ठोस, वैचारिक, कंक्रीट अवस्था। भैया क्या है, 7 से 11 वर्ष है, 7 से 11 वर्ष है। अब इसमें क्या है,
मूर्त लिखा है दोस्तों, मूर्त चिंतन। मूर्त का मतलब जो चीज़ें देखती हैं उसके प्रति चिंतन करने लगता है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन का मतलब हुआ दोस्तों, एक होता है दोस्तों अपसारी, एक होता है अभिसारी। तो अभिसारी क्या होता है भाई, और अपसारी क्या होता है? अभिसारी चिंतन पर यहाँ देख लेते हैं दोस्तों क्या है। अभिसारी में होता है समस्या का समाधान, जैसे कोई समस्या आपने दी तो उसको एक ही दिशा सोच पाता है। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न है इसका सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है तो आपने क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं, तो उसमें एक का उत्तर है ना। तो दोस्तों जैसे 4 में एक ही उत्तर पे लगाना है, तो ये अभिसारी चिंतन सबसे बड़ा उदाहरण है। और अगर इसमें हम आगे बढ़ें, जैसे आगमन विधि है, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर होता है, तो ये अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह है दोस्तों अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। ये दोस्तों बुद्धि से मुख्यतः संबंधित होता है और इसमें उत्तर निर्धारित होता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो सीधा बता दिया भैया, नई दिल्ली, दिल्ली। तो ये किससे संबंधित हुआ? अभिसारी चिंतन से। फिर दोस्तों तार्किक चिंतन करने लगता है। दूसरा बिंदु दोस्तों पलटावी विलोमता, उत्क्रमणीयता का गुण प्रदर्शित करता है। वहां पर क्या था दोस्तों दूसरी अवस्था में? अपलटावी, पलटावी। अब आप भैया इसको 3 लिख के 8 बनाएंगे तो तुरंत जान जाएगा कि भैया 3 ऐसे था, आपने इसको ऐसे जोड़ दिया है, तुरंत बता देगा। मतलब दोनों दिशाओं से सोचने लगता है, पलटावी। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। फिर इसी तीसरी अवस्था में है दोस्तों संरक्षण का सिद्धांत या विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वही केंद्रीकरण का मतलब एक ही बिंदु पर केंद्रित रह जाना। उसकी जैसे मोटाई देख रहा, मतलब चौड़ाई देख रहा, वहां पर जो जूस का ग्लास था उसकी चौड़ाई देख रहा, लंबाई नहीं देख रहा। तो एक केंद्र है। अब यहाँ विकेंद्रीकरण का क्या मतलब हुआ? उसकी चौड़ाई भी समझ पा रहा है और लंबाई भी समझ पा रहा है। यहाँ समझ जा रहा है भैया कि हाँ ये चौड़ा ज़्यादा है और वो लंबा ज़्यादा है, इसलिए बराबर जूस है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये हुआ कि दोनों दिशाओं में सोच पाना। वहाँ पर केंद्रीकरण था, एक ही चीज़ को देख पा रहा था, ये चौड़ा लंबा ज़्यादा है इसलिए इसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये चीज़ वो समझ जा रहा दोस्तों कि नहीं ये लंबा ज़्यादा है और ये चौड़ा ज़्यादा है, इसलिए दोनों बराबर जूस है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट क्या है भाई, इसमें काम ज़्यादा बताने के प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। वही मैंने बताया दोस्तों जूस वाला उदाहरण। यहाँ पर बताने लगता है कि नहीं बराबर है, नहीं ये कम है, ज़्यादा है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास। भाषा एवं संप्रेषण मतलब बातचीत होता है दोस्तों, बातचीत करने का ढंग। इसका विकास होने लगता है दोस्तों तीसरी अवस्था में। 7 से 11 की बात हो रही। मूर्त, अनौपचारिक, ठोस, वैचारिक, कंक्रीट अवस्था है। आरोही व अवरोही क्रम की समझ करने लगता है। आरोही का मतलब दोस्तों जैसे चढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 हो गया। अवरोही मतलब उल्टा, बड़े से छोटा, 5 4 3 2 1। तो इसकी समझ विकसित हो जाती है दोस्तों। 7 से 11 है तो आप खुद ही समझ में पा रहे होंगे, जिस कक्षा में होगा तो वहाँ तो ये सब चीज़ें सिखाने मतलब सिखाया जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और इसमें दोस्तों चौथा पॉइंट भैया रास्तों की समझ। रास्तों की समझ इसमें समझने लगता है। आप मान लीजिए कि 2-3 रास्ते हैं एक जगह पहुँचने के। मान लीजिए आप बच्चे के विद्यालय जाने के 2-3 रास्ते हैं। आप इधर से गए, उधर से गए, दोनों दोनों दिन। तो वहाँ पर वो वापस चला आएगा। आप इधर-उधर घुमा के ले जाइए चाहे जितना, लेकिन वो वापस वो आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 से 11 जो तीसरी अवस्था है, यहाँ पर बच्चे को रास्ते की समझ होने लगती है पूरी तरह से। आकार, आकृति की पहचान व उनमें अंतर भी करने लगता है। दोस्तों इसका उदाहरण जूस वाला मैंने बताया। इस पे ज़्यादा बात करने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। तो भैया आगे चौथी अवस्था, लास्ट आखिरी अवस्था है अमूर्त। दोस्तों ये चौथी अवस्था है अमूर्त, औपचारिक, रूपात्मक, रूपबद्ध, संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 15 या 11 से ऊपर, जो इसकी इंग्लिश होती है दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। यहाँ पर दोस्तों अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? चीज़ें सामने नहीं है फिर भी उसकी चिंतन कर रहा। काल्पनिक, काल्पनिक अवस्था भी कह सकते हैं दोस्तों, कल्पना करने लगता है। आप यहाँ पर दोस्तों जैसे जो बीजगणित या कुछ सवाल होते हैं जिनमें एक्स मान के किया जाता है, यहाँ पर चीज़ों को समझने लगता है। जैसे माना जाता है कि ये वस्तु इतने बराबर होगी। यहाँ पर आयु संबंधी सवालों को करने लगता है दोस्तों, आयु संबंधी माना जाता है।
जो भी चीज़ें दोस्तों काल्पनिक होती हैं यहाँ पर वो विकसित हो जाता है। अपसारी चिंतन गहन चिंतन करने लगता है। परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक का मतलब वो दोस्तों नियम से उदाहरण की ओर चिंतन करने लगता है। परिकल्पित का मतलब वो दोस्तों वही दोस्तों हाइपोथेसिस बोलते हैं। मतलब दोस्तों परिकल्पना करने लगता है अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ की, नहीं इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये मेथड होगा, ये सब चीज़ें करने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे अपसारी चिंतन को आप समझ लीजिए कि भैया यहाँ पर समस्या जो होती है इसको एक से अधिक बिंदु से सॉल्व कर सकता है। एक ही सवाल को कई तरीके से वो हल करके आपको बता देगा, नहीं इससे भी होगा। और ये दोस्तों निगमनात्मक का मतलब हुआ दोस्तों नियम से उदाहरण हो। नियम पहले बताया जाए, जैसे बॉड मास का नियम है, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले ये बता दिया गया, फिर उस पे आधारित सवाल किया गया है। तो सबसे बड़ा बड़ा उदाहरण है दोस्तों निगमनात्मक या निगमन विधि का दोस्तों। तो यहाँ पर वो चीज़ विकसित हो जाती है बालक के अंदर। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है। फिर दोस्तों समस्या समाधान खोज या अन्वेषण की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। मतलब कोई समस्या उसके सामने रखी गई तो उसको खोज लेता है, उसका समाधान कर लेता है। फिर दोस्तों काल्पनिक श्रोता मैंने बताया दोस्तों, काल्पनिक चिंतन करने लगता है। चीज़ें सामने नहीं फिर भी उनके बारे में सोच लेता है, उनके बारे में समझ लेता है, सामने वाले को भी बता सकता है। प्रवृत्ति का विकास वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगता है। वैज्ञानिक ढंग का मतलब तार्किक एक तर्क देता है जिससे सामने वाले को भी समझ पाए, क्योंकि सामने वाले को समझने के लिए तार्किक ज्ञान बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी चीज़ के पीछे तर्क क्या है तभी सामने वाला समझता है। दोस्तों वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब इनकी जो मुख्य बात है दोस्तों, इन्होंने क्या बताया भैया, पहले विचार आता है, पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। ये ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि लियो वाइगोस्की जो है दोस्तों, ये भी संज्ञानवादी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का मतलब सिद्धांत दिया था लियो वाइगोस्की जी ने। तो इन्होंने जो दोस्तों हैं जीन पियाजे जी ने, तो इन्होंने बताया भैया कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। और लियो वाइगोस्की जी ने बताया पहले भाषा आएगी फिर विचार आएगा। मतलब सामाजिक सांस्कृतिक विकास के प्रतिपादक हैं, वो सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को जीन पियाजे जो हैं अच्छे समझ पाए होंगे। उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, बातें बताई गई हैं, और मैंने दोस्तों अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास किया उदाहरण देकर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और दोस्तों रीट में तो थोड़ा कम ही मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीट में बहुत आता है क्वेश्चन ये दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड्स जो ग्रुप्स हों दोस्तों उनमें शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे।